बिहार स्पेशल के लिए क्राउन पब्लिकेशन की बुक और इम्तियाज़ अहमद सर की भी बुक मैंने पढ़ी है बिहार स्पेशल के लिए। उसके बाद ल्यूसन का तो काफ़ी बड़ा रोल होता है। पापा की मीटिंग हमेशा गया के डीएम से होती थी, तो घर में आकर वो बोलते थे। और मैंने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को पैरेलल लेके चला। मेरी अपनी पहचान नहीं होगी, मैं या तो अपने फादर के नाम से जानी जाऊँगी या मैं अपने हस्बैंड के नाम से जानी जाऊँगी, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे अपनी पहचान चाहिए थी। तो मैं जी, मेरा नाम सोनम राज हुआ। 64वीं बीपीएससी में मेरा सिलेक्शन रेवेन्यू ऑफिसर के पोस्ट पे हुआ है। यह मेरा पहला प्रयास था। आपको मैं अपनी बुक्स दिखाती हूँ जिसको पढ़ के मैंने सफलता पाई है। तो पीटी के लिए मैंने घटनाचक्र की बुक रेफ़र की है। इसकी मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, लाइफ साइंस एंड इकोनॉमी, ये पांचों सब्जेक्ट की बुक पढ़ी है। उसके बाद फिर मैंने महेश कुमार बर्नवाल की बुक पढ़ी है। उसके बाद मैंने बिहार स्पेशल के लिए क्राउन पब्लिकेशन की बुक और इम्तियाज़ अहमद सर की भी बुक मैंने पढ़ी है बिहार स्पेशल के लिए। उसके बाद ल्यूसन का तो काफ़ी बड़ा रोल होता है। कोई भी स्टूडेंट बिना ल्यूसन के कोई भी कंपटीशन कर नहीं सकता है, तो मैंने इससे सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी काफ़ी अच्छे से इसमें दे रखा है और वो मैंने बहुत अच्छे से इससे पढ़े हैं। फिर ये घटनाचक्र की ही मैंने इंडियन हिस्ट्री की बुक भी पढ़ी है। इसको मैंने काफ़ी अच्छे से, काफ़ी डीपली अंडरलाइन करके, मार्क करके बहुत अच्छे से इसको पढ़ा है। इस बुक से मुझे काफ़ी सहारा मिला क्योंकि इसमें बीपीएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे एंड यूपी पीसीएस के, आईएएस के, उसके क्वेश्चन इसमें दिए हुए थे, तो मुझे इससे काफ़ी हेल्प मिली है। उसके बाद जनरल साइंस के लिए ये बुक काफ़ी बेस्ट है। इसका भी मैंने बहुत ज़्यादा सहारा लिया। फिर ये तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हो गए केबीसी पब्लिकेशन के। फिर बिहार स्पेशल की मैंने ये भी बुक रेफ़र की है। इन सब बुक्स को ही मैंने पढ़ा है। मैंने स्टार्टिंग से पढ़ा और मैंने सेल्फ़ स्टडी की है। तो मैं काफ़ी बुक्स वगैरह को काफ़ी ढूंढती थी। मुझे जो भी बुक नए अवेलेबल मिलते थे मार्केट में, मैं उसको एक बार ट्राई करती थी और इन सब बुक्स से मैंने बहुत ज़्यादा सहारा लिया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हमारे साथ मैम हैं जिनका नाम सोनम राज है। ये बीपीएससी का जो रिजल्ट है उसमें रेवेन्यू ऑफिसर की पोस्ट पर चयनित हुई हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। मैं इस समय गया में हूँ, ये गया में रहती हैं, तो इनसे हम बातचीत करेंगे। वहीं जो स्ट्रेटेजी होता है एक टॉपर का, वो कैसे पढ़ाई करते हैं, उनका नोट्स कैसा और तमाम चीज़ें जो आप लोग जानना चाहते हैं टॉपर से। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक करें और तमाम लोगों के पास शेयर जरूर करें। मैम, सबसे पहले मैनी कांग्रेचुलेशंस टू। थैंक यू वेरी मच। मैम, आपका बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है? जी, मैं सोनम राज हूँ। मेरा सिलेक्शन 64वीं बीपीएससी में रेवेन्यू ऑफिसर के पोस्ट पे हुआ है। यह मेरा पहला प्रयास था। और मेरी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करो तो मैंने 10th गया से किया है, ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल से किया है। 12th मैंने चिन्मया विद्यालय बोकारो स्टील सिटी से किया है। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में यूपीटीयू मेरठ से किया है। उसके बाद फिर इंजीनियरिंग करने के बाद मैं दिल्ली चली गई। मैं इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी करने लगी। 2 साल मैंने उसकी तैयारी की और उसके बाद फिर मैं एग्ज़ाम्स वगैरह देती थी और उसके बाद फिर बीपीएससी का फॉर्म आया तो मैंने फिल किया और फिर मेरा सिलेक्शन हुआ है। मैम, अपने एजुकेशनल जो आपका बैकग्राउंड है उसकी बात आपने करा, तो आप कैसा, मतलब आप एजुकेशनल बैकग्राउंड में कैसा परफॉर्मेंस रहता था आपका? मेरा काफ़ी अच्छा रहता था। मैं स्कूल में और बहुत अच्छा करती थी। मतलब मेरे टीचर्स और मेरे फैमिली मेम्बर्स को ये पहले से पता था कि मैं कुछ अच्छा ही करूँगी, मैं कोई ऑफिसर ही बनूँगी। ये पहले से मुझे भी पता था। जी। तो मैम, आपका फैमिली बैकग्राउंड की जो बात आपने करा, फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा है आपका? मेरा फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है। मिडिल क्लास फैमिली हूँ बट काफ़ी अच्छा है। मेरे घर में सब लोग गवर्नमेंट इंजीनियर हैं। तो मतलब पढ़ाई का माहौल रहा? हाँ, काफ़ी बहुत अच्छा पढ़ाई का माहौल रहा। मेरे घर में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पढ़ाई पे दी गई है बचपन से लेकर अभी तक। जी। तो थोड़ा सा पोस्ट भी बता दें कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से रहा है तो सभी लोग रहे हैं, तो कौन कौन से पोस्ट पर आप घर में लोग हैं? मेरे घर में मेरे जो फादर हुए वो असिस्टेंट इंजीनियर से रिटायर हुए हैं, सिविल ब्रांच था उनका। फिर मेरे ब्रदर हैं, वो भी CPWD में हैं, वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं। फिर मेरे हस्बैंड हैं, वो भी असिस्टेंट इंजीनियर हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में। मेरी सिस्टर हैं, 2 सुपरवाइज़र हैं आंगनबाड़ी में, बिहार गवर्नमेंट में हैं। फिर मेरे ब्रदर इन लॉ एंड मेरे अंकल सब लोग सिविल इंजीनियर हैं। मैम, जैसा कि आपने मेंशन किया कि आप बीटेक करा हुआ है अपने मेरठ से,
तो आप इंजीनियर आपको होना चाहिए था, फिर इधर सिविल सर्विसेज में आने का कहाँ से मोटिवेशन मिला? सिविल सर्विसेज में आने की इच्छा मेरी बचपन से थी, क्योंकि मेरे घर में ये माहौल, पढ़ाई का माहौल तो बचपन से रहा है। और मेरे पापा की मीटिंग हमेशा गया के डीएम से होती थी, तो घर में आकर वो बोलते थे कि देखो आज मैम ने ये बोला, आज ऐसे मीटिंग लिया। और हमारे टाइम एक रजवाला वर्मा मैम थी, तो उनके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था। तो उसी समय मैंने भी सोचा था कि मुझे भी सिविल सर्विसेज में जाना है। ओके मैम, थोड़ा सा आप मतलब कि पर्सनल क्वेश्चन है, हालांकि महिलाएं भी वीडियो को देखती हैं, आप शादीशुदा हो, तो शादीशुदा वाली महिलाएं भी इस वीडियो को देख रही होंगी। तो पर्सनल क्वेश्चन ये है कि आप एक शादीशुदा महिला हो, तो आखिर कैसे आपने मैनेज किया पढ़ाई को? और मतलब आपका बेबी भी है, हम जैसे डिस्कशन कर रहे थे इंटरव्यू शूट होने से पहले, तो आपने कैसे परिवार को और पढ़ाई कैसे मैनेज किया? मैंने सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अपने पढ़ाई को दी है, और मैंने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को पैरेलल लेके चला। मैंने किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, मैं दोनों लाइफ को बहुत अच्छे से मैंने हैंडल किया है। और ये मेरी ज़िद थी, मेरी बचपन से ज़िद थी कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर ही बनना है। तो मैं उसके लिए काफ़ी तत्पर थी, चाहे मेरी शादी हो जाए या कुछ भी हो जाए, मुझे वो गेन करना है, ये मैंने सोच रखा था। अब मैम हम स्ट्रेटेजी की बात करेंगे। ये बेसिक चीज़ें थी जो कि सारे टॉपर से मतलब जानना चाहते हैं लोग कि उनका बेसिक चीज़ें क्या होती है, बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होता है। अब हम आएंगे बीपीएससी के स्ट्रेटेजी पे। आपने यूपीएससी एक भी बार नहीं दिया है? नहीं, यूपीएससी नहीं ओके, तो बीपीएससी के लिए आपका टाइम टेबल क्या हुआ करता था प्रिपरेशन के दौरान? देखिए, एक्चुअली मेरी तैयारी, ये बीपीएससी की तैयारी मेरी 2018 में नहीं, ये बहुत पहले शुरू हुई थी। और लेकिन वो इनडायरेक्ट तैयारी थी। मैं इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी करती थी, तो उसमें एक पेपर जीएस पेपर होता था और 2 टेक्निकल पेपर होते थे। तो जीएस का जो सिलेबस है और अभी का जो बीपीएससी का पीटी का सिलेबस है, वो दोनों सेम था। तो मैं तैयारी पहले ही कर चुकी थी इसकी। तो जब बीपीएससी का फॉर्म आया तो मैंने उसका सिलेबस मैच किया, तो मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी तैयारी उसकी हो चुकी थी। तो बीपीएससी के फॉर्म आने के बाद 2.5 मंथ का मुझे टाइम मिला, तो मैंने उसको पूरा रिवाइज किया। उसके बाद मैंने घटना चक्र की बुक ली पीटी के लिए, और घटना चक्र के सारे बुक्स मैंने पढ़ डाले 2.5 मंथ्स में। और फिर मैंने अच्छे से रिवाइज करके फिर करंट भी बहुत अच्छे से पढ़ा, यूट्यूब वगैरह से पढ़ा, और मैंने पीटी क्रैक कर लिया। सो मैम, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था? आपका मीडियम इंग्लिश है, और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था? और ऑप्शनल सब्जेक्ट जो भी रहा है उसकी अपनी प्रिपरेशन कैसे की? मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट लेबर एंड सोशल वेलफेयर था, और मैंने इसकी तैयारी खुद से की थी। मैंने नोट्स लिए थे, पटना के बहुत सारे टीचर्स, अच्छे अच्छे टीचर हैं, मैंने उनका भी नोट्स रेफ़र किया था। बट बहुत सारे मटेरियल जो हैं हिंदी में अवेलेबल है, इंग्लिश में मटेरियल अवेलेबल नहीं है। तो मैंने कुछ मटेरियल को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। फिर कुछ बुक्स भी पढ़े, जैसे इंदुबाला मैम की बुक मैंने पढ़ी है। उसके बाद फिर मैंने यूट्यूब का सहारा लिया। वो एक सीए को पढ़ाते हैं, सुधीर सचदेव सर हैं, मैंने उनकी भी लेक्चर अटेंड की है। प्रीलिम्स के लिए आपका, बीपीएससी के प्रीलिम्स के लिए आपका क्या अप्रोच हुआ करता? इसका अप्रोच मैंने यही किया था कि मैंने जो पहले तैयारी कर रखी थी, जो मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे जीएस में, मैंने उसे और स्ट्रॉन्ग किया। और जो मेरे वीक पोर्शन थे, जैसे कि उस समय का करंट मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, टाइम कम था, तो मैंने जितनी कोशिश हो सकी मैं मैगज़ीन और यूट्यूब से मैंने करंट प्रिपेयर किया, और दोनों को सम अप करके अच्छे से रिवाइज करके मैंने ये एग्ज़ाम दिया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर कितना रोल हो जाता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का काफ़ी बड़ा रोल है, क्योंकि आपको उससे ही पता चलता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। आप पढ़ तो बहुत लेते हो, लेकिन अगर ये नहीं पता हो कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या आएंगे, तो आप एग्ज़ाम में जाके ब्लैंक हो जाओगे। तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे किए थे। उसके बाद घटना चक्र में भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए हुए हैं, बीपीएससी एंड यूपीएससी, यूपी पीसीएस, सारे स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो मैंने उससे काफ़ी हेल्प लिया था। अब आते हैं मेंस पे। मेंस का आपका अप्रोच क्या रहता था? मेंस का आप कैसे तैयारी करते थे? कौन कौन से बुक आपने फॉलो किया है, वो मेंशन करें। मेंस के लिए सबसे पहले मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए, उस क्वेश्चन को मैंने खुद से तैयार किया है। उसके लिए जो भी नोट्स मतलब मैंने खुद से बनाए। फिर कुछ बुक हैं, कुछ दिल्ली के भी बुक्स थे, वो भी मैंने रेफ़र किए। कुछ कोचिंग्स के भी बुक मैंने रेफ़र किए हैं, कुछ नोट्स मैंने रेफ़र किए हैं। उसके बाद आईएएस के जो अरिहंत की बुक आती है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, तो उससे भी मैंने उसका क्वेश्चन तैयार किया है। मैम, बहुत जद्दोजहद में होते हैं जो एस्पिरेंट होते हैं कि एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन में, तो आपकी नज़र में एनसीईआरटी कितनी अहमियत है?
मेरे नज़र में एनसीईआरटी की बहुत ज़्यादा अहमियत है, लेकिन मैंने एनसीईआरटी की बुक की पढ़ाई अभी नहीं की है, बट 6 to 10 में मैं जब थी उस समय मैंने एनसीईआरटी काफ़ी अच्छे से पढ़ा था, तो मुझे वो पढ़ा हुआ मेरा अभी काफ़ी ज़्यादा काम आया। तो आप एनसीईआरटी के बिना तो नहीं कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम है तो आप 6 to 12 की बुक पढ़ सकते हो। ओके मैम, अब आते हैं थोड़ा सा आपका फिर पर्सनल क्वेश्चन मतलब करेंगे, इसलिए क्योंकि आप एक महिला हो और कहीं ना कहीं सोसाइटी में वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, तो इस वीडियो को बहुत सारी महिलाएं देखेंगी और वो सुनेंगी आपको कि आप महिला हो के आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बीपीएससी क्रैक कर दिया। तो जो महिलाएं सुन रही हैं उन सब का क्या मैसेज? मैं महिलाओं को यही कहूँगी कि आप पहले इकोनॉमिकली अपने आप को बूस्टअप करो। आप कभी भी ये डिपेंड मत रहो कि आप अपनी पहचान अपने पिता या पति के नाम से मत बनाओ, आप अपनी पहचान बनाओ। लोग आपको आपके नाम से जाने, आपके परिवार को आपके नाम से जानो। मैं यही चाहूँगी कि हर महिला को सशक्त बनना चाहिए। ओके मैम, आप कोई आंसर राइटिंग आप कैसे करते थे, उसका कोई आपके पास है क्या कि आंसर राइटिंग करने का आपका मतलब तरीका क्या था? क्योंकि मेरे पास टाइम काफ़ी कम था, मैंने 3 मंथ्स में ही मेंस की तैयारी की थी, तो मैंने काफ़ी शॉर्ट में पॉइंट्स बस लिख रखे थे। मैंने बस मटेरियल को कलेक्ट किया था और एग्ज़ाम में मैंने उसको खुद से इम्प्लीमेंट किया है। जैसे आप ये सब देख सकते हो, मतलब मैंने पॉइंट बाय पॉइंट हुआ, फिर मैप का सहारा मैंने लिया है, ड्राइंग हुआ, पाई चार्ट हुआ, ये सब मैंने किया था उसमें। और आप नोट्स बनाने को मतलब नोट्स बनाने की स्ट्रेटेजी आपकी क्या है? फ्रैंकली मैं बताती हूँ, मैंने नोट्स नहीं बनाया क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला था। 3 मंथ्स में मैं नोट्स बनाकर मैं प्रिपेयर नहीं कर सकती थी, तो मतलब टाइम की जो ज़रूरत होती है मैंने उसके अनुसार बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के जो टॉपिक होते थे वो मैंने बुक से काफ़ी अच्छे से पढ़ा था, और यूपीएससी के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे कर लिए थे, उससे काफ़ी हेल्प मिली मुझे। मैम, होता ऐसा है कि चाहे टॉपर हो चाहे एस्पिरेंट हो, कोई भी हो, प्रिपरेशन के दौरान कभी ना कभी ऐसा उसको लगता है कि अब मुझसे नहीं होगा, मुझे गिव अप कर देना चाहिए। तो बहुत पर्सनल क्वेश्चन, बहुत सब्जेक्टिव है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, आपने भी फील किया होगा। तो आप खुद को कैसे मोटिवेट रखते थे? मैं अपने आप को इसलिए मतलब मोटिवेट रखती थी कि मुझे लगता था कि अगर मैं ऑफिसर नहीं बनूंगी तो मेरी अपनी पहचान नहीं होगी। मैं या तो अपने फादर के नाम से जानी जाऊंगी या मैं अपने हस्बैंड के नाम से जानी जाऊंगी, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे अपनी पहचान चाहिए थी, तो मैंने सोचा था कि अगर मैं इंसान में जन्म ली हूँ तो मुझे अपनी पहचान तो बनानी ही पड़ेगी, चाहे मैं किसी भी तरह से बनाऊँ। इसलिए मैं अपने आप को मोटिवेट करती हूँ कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें करना ही है। हाँ, ये मैंने सोच रखा था। मैम, आप एक टॉपर हो, आपको यूट्यूब पे बहुत सारे एस्पिरेंट सुन रहे होंगे, जब ये वीडियो जाएगा उनके पास में, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो प्रिपरेशन कैसे करें और किन किन चीज़ों का उन्हें ध्यान रखना है? मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपने सोच रखा है, आप में दृढ़ शक्ति है कि मुझे कुछ करना है, आपने निश्चय किया है, तो आप उसको करो। किसी भी तरीके से अपने एम को, अपने ड्रीम को पाओ, चाहे जितनी भी मुश्किलें आए उससे घबराना नहीं चाहिए। अप्स एंड डाउन तो हर किसी के लाइफ में आता है, और मैं स्पेशली वीमेन को ये बोलना चाहती हूँ कि आप कभी ये मत सोचो कि मैं एक महिला हूँ तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम तो हर किसी के साथ आता है, बट उसको मैनेज करके आगे बढ़ना होता है, और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को, लड़कियों को मैनेज करके चलना चाहिए, तब आप कुछ कर सकते हो। मैम, थैंक यू सो मच कि आपने बहुत प्रोसेस समय निकाल कर हमसे बात किया। हम उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ भी होंगी अपने कार्यों से सबको लाभान्वित करेंगे। जी जी, थैंक यू। और दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और इंस्पायरिंग लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और नए टॉपर के साथ।